हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। Here I am for you to teach all of you UGC NET JRF 2022 पेपर 2 कॉमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी पेपर 2 कॉमर्स की क्लास चल रही है जिसमें यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट वो हमने स्टार्ट की है, जिसका अभी आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 1 और लास्ट क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 की क्लासेस हुई हैं और आज आपकी चैप्टर नंबर 1 जो है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट, उसकी आज लास्ट क्लास है। ठीक है, क्लास नंबर 10। तो आपकी 10th क्लासेस में हमने एक चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है और आज की क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप जाके एप्लीकेशन और ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन और वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ जो ये पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं ये सभी यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइमिंग देख के क्लासेस ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी क्लास होती है डेली 3 बजे कॉमर्स की, तो जो भी कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। लास्ट क्लास में हमने बात की थी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसके 5 बेसिस के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उसके बाद एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसके बाद एंट्री मोड के अकॉर्डिंग, मतलब डिफरेंट बेसिस पे हमने 5 टाइप्स देखे थे। किसके बोलो? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। आई होप आपने लास्ट क्लास ली होगी और आपको अच्छे से समझ में आया है। और फिर उसके बाद हमने बात की थी कि FDI को प्रमोट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है DPIIT, उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आई होप जो आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे और थोड़ा उनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे FDI के जो 2 टॉपिक बच गए हैं आगे के, उनके बारे में, फिर हमारा FDI कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेक्टर स्पेसिफिक कंडीशन ऑन FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्षेत्र विशेष शर्त। अब मैं समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई विदेशी कंपनी अपने भारत में आके इन्वेस्ट कर रही है, निवेश कर रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से किसी भी क्षेत्र में आके निवेश कर देगी। नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं डिसाइड कर रखे हैं कि आप इन्हीं में आके क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ क्षेत्र के लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड यानी निषेध कर रखा है कि आप इन सेक्टर्स में आके हमारे इंडिया की कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो 2 टाइप के हैं, एक तो आपके प्रोहिबिटेड सेक्टर्स जहाँ पे आप आके इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, और दूसरा होगा आपका परमिटेड सेक्टर्स, मीन्स अनुमति क्षेत्र, जहाँ पे आप या तो 2 टाइप होंगे परमिटेड सेक्टर्स में। एक तो होगा कि आप ऑटोमेटिक आके कर सकते हो इन्वेस्ट, आपको किसी अनुमति की नीड नहीं है, और एक होगा जिसमें आपको भारत की सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी कि भैया हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें इसकी अनुमति देंगे या नहीं देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 टाइप के आपके सेक्टर्स हैं, 2 टाइप के आपके क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, एक हो गया आपका प्रोहिबिटेड सेक्टर जो बिल्कुल क्या है, निषेध है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई अन्य कंट्री आके इन्वेस्ट कर ही नहीं सकती है। एक है आपका परमिटेड अनुमति क्षेत्र, जिसमें क्या है, 2 टाइप के हैं। एक क्षेत्र ऐसे जिनमें आप अपनी मर्जी से मतलब आके बिना अनुमति के कर सकते हो, और एक है आपके गवर्नमेंट रूट जिसमें आपको अनुमति लेनी पड़ती है। आई होप क्लियर है। अब कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो प्रोहिबिटेड है, मीन्स टू से निषेध है, चलो उनके बारे में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स डिसाइड किए हैं जिनमें कोई बाहर की कंट्री यहाँ इंडिया में आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, चिट फंड्स, फिर है निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन TDRS, रियल एस्टेट बिजनेस यानी ज़मीन जायदाद का कारोबार, फिर आपके ये जो सिगार, सिगरेट, तंबाकू इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही जो आपकी एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे जो ट्रांसपोर्ट्स है, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें फिरंगी यानी फॉरेन कंट्री के आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ इंडिया वाले ही इसमें क्या करेंगे, निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, निषेध है। ये सेक्टर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि खुद ही मतलब कोई भी और नहीं आके कर सकता है निवेश। ठीक है, आई होप क्लियर है। कभी कभी NTA में क्वेश्चन आता है नेट में डायरेक्ट कि मतलब आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे कि बताओ कि इनमें से कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के मिक्स करके आपको दे देंगे, जो परमिटेड और जो प्रोहिबिटेड है दोनों मिक्स करके आपको सेक्टर्स दे देंगे और फिर उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान में रखिएगा इनको कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो क्या है, निषेध है, यानी जिन पे कोई भी आपकी परमिशन नहीं है कि फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पे आके निवेश कर सके। आई होप क्लियर है। ये सेक्टर्स को आपको लर्न याद करना पड़ेगा, इनमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वो सेक्टर्स जिनकी जो परमिटेड है, जो अनुमति मतलब जिनकी अनुमति प्राप्त हुई है, उन सेक्टर्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बिना किसी अनुमति के क्या कर सकती है, 100% तक निवेश कर सकती है कोई फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में आके। ठीक है, तो ये सेक्टर्स एक बार आप देख लीजिए, आपके हैं कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी इनमें इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी आके अपना 100% निवेश कर सकता है। इसके लिए इंडिया की सरकार से कोई भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर है माइनिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ओरियस, धातु और अधातु IS। फिर है आपका कोल एंड लिग्नाइट, कोयला और लिग्नाइट से रिलेटेड अगर कोई फॉरेन कंट्री आके इन्वेस्ट करना चाहती है इस सेक्टर में तो वो कर सकती है। फिर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, आपका है एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी आके यहाँ पे कोई नए सिरे से काम शुरू करना चाहती है एयरपोर्ट के रिगार्डिंग, तो वो कर सकती है। उसके लिए उसे किसी टाइप की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है भारत सरकार से। फिर है कुरियर सर्विसेज आपकी, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पार्क्स, न्यू एंड एग्जिस्टिंग, जो आपके औद्योगिक पार्क होते हैं ना, वो चाहे तो नए हो उनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, चाहे जो पहले से मौजूद है उनमें भी आके कोई विदेशी कंपनी आपके यहाँ निवेश कर सकती है। फिर है साथ ही साथ ट्रेडिंग, कैश एंड कैरी, होलसेल ट्रेडिंग, अगर कोई होलसेल में व्यापार कर रहा है तो वो भी आके यहाँ पे निवेश कर सकता है। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFC, सब जानते हैं कौन कौन सी होती है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, बताइएगा मुझे क्या इन्वॉल्व होते हैं उनमें, म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब रहते हैं, राइट, तो उनमें भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक है आपकी फार्मास्यूटिकल्स, मीन्स टू से ये सारे सेक्टर्स आपके हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप विदेश के कोई हैं और यहाँ पे आके निवेश करना चाहते हैं तो इजीली बिना किसी भारत सरकार की अनुमति पे इन सेक्टर्स में आप 100% तक भी निवेश कर सकते हैं और यहाँ पे अपना बिजनेस एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर ये दो तरीके के मैंने आपको बता दिए हैं। एक है आपका निषेध क्षेत्र जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल में है भारत सरकार के, कोई भी विदेशी कंपनी इन सेक्टर्स में, लॉटरी, चिट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रेडिंग, इन सब में आके व्यापार यहाँ पे अपना निवेश नहीं कर सकती है। और एक बता दिए परमिटेड क्षेत्र, जो आपके फुल्ली परमिटेड हैं, आपको अनुमति है कि आप इन जो सेक्टर्स हैं इनमें आके 100% तक भी निवेश कर सकते हैं। आपको हमारी अनुमति की, भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इनके लिए पहले से ही ये अनुमति दे दी गई है। आई होप दोनों टाइप के सेक्टर्स क्लियर है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, हाँ जी मैम, ओके है।
तो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। जो अब देखिए कोई भी टॉपिक होता है उसकी कॉस्ट और बेनिफिट्स, यानी उसकी कुछ कमियां होती है, कॉस्ट या लिमिटेशंस होती हैं, और कुछ उसके बेनिफिट्स होते हैं। राइट, होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ जल्दी से। तो इसी तरीके से जो आपका FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसकी भी क्या क्या कमियां हैं और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, तो ये इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है FDI का। उसके बाद FDI आपका कंप्लीटली पूरा ख़त्म हो जाएगा और आप इजीली हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाने में सक्षम रहोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं पहले कि जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्या क्या लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं। तो आपके यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है आपकी होम कंट्री, एक है आपकी होस्ट कंट्री। डू यू नो अबाउट क्या मीन है इनका यहाँ पे, कि व्हाट इज़ होम कंट्री एंड व्हाट इज़ होस्ट कंट्री, क्या कह रहे हैं मैम ये। अब सुनो मेरी बात, होम कंट्री कौन सी होगी, जो मान लीजिए USA इंडिया में आके क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, तो इस सिचुएशन में होम कंट्री कौन सी हुई, USA, क्योंकि वो अपने घर से आ रही है हमारे घर में क्या करने बोलो, निवेश करने आ रही है। राइट, तो इस सिचुएशन में USA हमारी हो जाएगी होम कंट्री, और जहाँ पे आके यानी इंडिया में आके अगर निवेश कर रही है तो वो हो जाएगी हमारी होस्ट कंट्री। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से मान लीजिए कि इंडिया की कोई टाटा कंपनी है, जाके इन्वेस्ट कर रही है सऊदी अरब में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मुझे बताओ जल्दी से, विच वन इज़ होम कंट्री, कौन सी आपकी स्वदेशी कंपनी है और स्वदेशी है, और कौन सी आपकी होस्ट कंट्री यानी अतिथि देश है। यहाँ से आप दूसरे देश में जाके निवेश कर रहे हो, तो दूसरे देश के आप क्या हो गए, अतिथि हुए कि नहीं हुए, बताओ जल्दी बताओ, हुए कि नहीं हुए। तो मतलब कहने का कि वो तो हो गई आपकी होस्ट कंट्री, और होम कंट्री कौन सी हो जाएगी आपकी, जहाँ से आप जा रहे हो। इंडिया आपकी हो जाएगी होम कंट्री और सऊदी अरब आपकी रहेगी होस्ट कंट्री, क्योंकि वहाँ पे जाके आप निवेश कर रहे हो। राइट, एम आई क्लियर अबाउट इट। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो आप मुझे कमेंट में क्वेरी करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात कर लेते हैं कि FDI से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं होम कंट्री और होस्ट कंट्री को। पहले हम बात करते हैं कि होम कंट्री, यानी कि मान लो इंडिया को क्या बेनिफिट होंगे अगर वो सऊदी अरब में जाके या USA में जाके या चाइना में जाके या आपके कहीं भी किसी और देश में जाके इन्वेस्ट कर रही है। तो होम कंट्री मीन्स इंडिया को क्या क्या बेनिफिट होंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर कोई देश दूसरे देश में निवेश करेगा, तो अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे वहाँ से प्रॉफिट भी तो मिलेगा ही मिलेगा ना किसी रूप में। हो सकता है उसे डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, उस फॉर्म में क्या मिलेगा, उसे पैसा मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, हमारा इनफ्लो, देश का इनफ्लो बढ़ेगा। ठीक है, फॉरेन करेंसीज में। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक निसान कंपनी है, कहाँ की है, जापान की है। ठीक है, उसने क्या किया था, UK में इन्वेस्ट किया था और वहाँ से उसने प्रॉफिट अर्न किया था। अब अगर जापान की निसान कंपनी UK में निवेश कर रही है तो उसे UK की जो करेंसी है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एज अ प्रॉफिट, जिससे क्या होगा, जो जापान है वहाँ का इनफ्लो इंक्रीज होगा और वो किस में पॉजिटिव रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका पॉजिटिव रहेगा, उसके पास फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो ज़्यादा रहेगा। समझ में आया। इसी तरीके से अगर इंडिया USA में जाके क्या करेगी, निवेश करेगी, तो जब उसे प्रॉफिट होगा तो वो उसे क्या मिलेगा, उसे डॉलर फॉरेन करेंसी मिलेगी जो हमारे देश में रिजर्व रहेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, देश में फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेन प्रॉफिट है होम कंट्री को, किससे, जब हम विदेशी निवेश करेंगे किसी देश में जाके उससे। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
देखिए, मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाइए। मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया है क्योंकि आपको पता है हर एक छोटी छोटी चीज़ स्लाइड में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट मैं 100% एक्सप्लेन उसको करती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला है आप नोटबुक पेन साथ में रखिए और जो मैं बता रही हूँ हेडिंग लगा के कि होम कंट्री को क्या बेनिफिट होता है, तो उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लगा के लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। क्या बेनिफिट होता है? पॉजिटिव इन फॉरेन करेंसी, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन आवर होम कंट्री एंड ऑल्सो इंक्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिवली, ठीक है। ऐसे आप करके लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या करता है होम कंट्री जब निवेश करती है तो क्या बेनिफिट होता है होम कंट्री को? क्या बेनिफिट होगा कि जो दूसरे देश की मुद्रा है वो हमारे देश में आएगी, जिससे हमारे देश का जो भुगतान संतुलन है वो क्या होगा? सकारात्मक रहेगा, उसमें वृद्धि होगी। आई होप क्लियर है स्टूडेंट्स। जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों से हैं उनके लिए मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब देखिए, इंडिया की एक कंपनी यूएसए में जाके निवेश कर रही है, वहाँ पे अपना प्लांट लगा रही है, तो उसे जो भी मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स की उसे आवश्यकता होगी, तो वो कहाँ से लाएगी, कहाँ से परचेज करेगी? वो क्या करेगी? अपनी जो घरेलू देश है इंडिया से ही क्या करेगी? मशीनरीज का परचेज करेगी। तो इससे क्या होगा? इंडिया का जो कैपिटल गुड है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो क्या आ रही है? यूएसए में आ रही है, यूएसए में इंपोर्ट हो रही है, तो उसे इंडिया क्या बोलेगा कि इंडिया से क्या हो रही है? वो एक्सपोर्ट हो रही है, निर्यात हो रही है। तो इससे हमें एक और फ़ायदा होगा कि अगर हम दूसरे देश में निवेश करते हैं तो हमारे देश के जो निर्यात हैं उनमें भी वृद्धि होती है। आया समझ में? एक्सपोर्ट में भी इंक्रीज होता है, जो कैपिटल गुड्स के एक्सपोर्ट हैं वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्या था आपका? किस में होती है? फॉरेन करेंसी रिजर्व में वृद्धि होती है। सेकंड है आपका एक्सपोर्ट, जो होम कंट्री का एक्सपोर्ट है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए, अगर होम कंट्री इंडिया का क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा, ठीक है, यानी जो मशीनरीज है उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया यानी आपकी जो होम कंट्री है वहाँ पे आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, अगर मशीन ऐसी तो बन नहीं जाएगी, मशीन बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें काम तो करना पड़ेगा, तो उससे क्या जो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, औद्योगिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेगी। अब काम करने के लिए वहाँ पे उनको और ज़्यादा क्या चाहिए होंगे? लेबर चाहिए होंगे। तो अगर हम किसी दूसरे देश में निवेश करते हैं तो हमारे देश में क्या बढ़ेगा? पहले बढ़ेगी फॉरेन करेंसी, फिर बढ़ेगा एक्सपोर्ट, बढ़ेगा निर्यात, और निर्यात के बढ़ने के कारण हमारी जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ करने के लिए, मशीनरी का और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए ज़्यादा लेबर चाहिए होंगे। आई होप क्लियर है तीनों पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में। क्या चर्चा कर रहे हैं हम? बेनिफिट्स ऑफ होम कंट्री। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जो हमारी होम कंट्री है उसको क्या बेनिफिट होते हैं। तो चलिए इसके लास्ट पॉइंट की, होम कंट्री को क्या बेनिफिट होता है देख लेते हैं। देखिए, कोई कंपनी बाहर निवेश करती है, वहाँ पे काम करती है, तो वो क्या करती है? वहाँ के अकॉर्डिंग नई नई स्किल्स, नई नई कौशलताएं वहाँ से सीख के आती हैं, और फिर उन्हें हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? उन्हें हम अपनी खुद की कंट्री यानी होम कंट्री में आके फिर क्या कर सकते हैं? अपनी जो स्किल्स हम वहाँ से सीख के आ रहे हैं उनको अपनी होम कंट्री में आके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर हम किसी दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं तो वहाँ किस तरीके का काम किया जा रहा है, किस तरीके की नई परियोजनाएं होती हैं, उनके बारे में हमें
ज्ञान मिलता है, उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो जब हम सब सीख के आएंगे और उसको अगर आके अपनी जो होम कंट्री की फर्म है उनमें आके अप्लाई करेंगे तो सोचो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो पहला हमने क्या देखा कि हमारी जो BOP है वो पॉजिटिव होता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व में वृद्धि होती है। सेकंड हमने देखा कि होम कंट्री के एक्सपोर्ट निर्यात में भी वृद्धि होती है। किस कारण से होती है? क्योंकि जब हम वहाँ पे निवेश करेंगे तो जो कैपिटल गुड्स हमें चाहिए होगा वो हम कहाँ से लाएंगे? अपनी खुद की होम कंट्री से लाएंगे, जिससे जो कैपिटल गुड्स का निर्यात है वो इंडिया में बढ़ जाएगा, होम कंट्री में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर निर्यात बढ़ रहा है तो क्या हो रही है? डिमांड हो रही है कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स को बनाना होगा तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? औद्योगिक गतिविधियां करनी पड़ेगी, जिसके कारण हमें क्या चाहिए होंगे? हमें लेबर चाहिए होंगे, काम करने के लिए मजदूर चाहिए होंगे। तो उससे देश की जो रोजगार है उसमें भी वृद्धि होगी। ठीक है, और लास्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है अभी, क्या देखा है, जल्दी बताओ मुझे, कि अगर कोई कंपनी बाहर निवेश करके वहाँ के अकॉर्डिंग स्किल सीख के आती हैं और फिर उनको आके अपनी होम कंट्री में अप्लाई करेगी तो उससे हमारी जो होम कंट्री है उसको बेनिफिट मिलेगा। आई होप क्लियर है। बेनिफिट्स टू होम कंट्री, क्या क्या लाभ होते हैं अपने देश को बाहर की देश में निवेश करने से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब होम कंट्री के बेनिफिट्स हमने देख लिए कि अपने देश को क्या लाभ होते हैं। अब हम देखेंगे कि जिस देश में हम निवेश कर रहे हैं उस देश को क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, होस्ट कंट्री को क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे इंडिया अगर USA में निवेश कर रही है तो ये तो हमने जान लिया कि इंडिया को क्या बेनिफिट हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि USA को क्या बेनिफिट होंगे अगर इंडिया वहाँ पे जाके निवेश करती है तो, यानी होस्ट कंट्री के लाभ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो होस्ट कंट्री है उसको मेन बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए इंडिया अगर USA में जाके क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, तो इससे USA को क्या बेनिफिट मिल सकता है। अरे कितना बेनिफिट मिलेगा मैम कि जो USA में जिन संसाधनों की कमी है, जो संसाधन, जो रिसोर्सेज USA में अवेलेबल नहीं है, इंडिया की कंपनी अपने संसाधन लाके जब यहाँ निवेश करेगी तो उन संसाधनों की पूर्ति USA में भी तो हो रही है ना मैम। सोचिए, सोचने की बात है या नहीं है। द रिसोर्सेज विच आर स्केयर इन होस्ट कंट्री, जिन संसाधनों की कमी हमारे USA में होस्ट कंट्री में है वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे जो आपकी इंडिया है वो लेके आएंगी उन संसाधनों को, क्योंकि वो निवेश कर रही है। राइट स्टूडेंट्स, अब इन संसाधनों में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। फॉरेन कैपिटल मैन हो गया, कोई भी निवेश करेगा तो वो अपने देश की पूंजी तो लगाएगा ही लगाएगा। मेन निवेश में, इन्वेस्टमेंट में कैपिटल लगाना तो मेन थिंग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट होस्ट कंट्री के पास क्या आएगी? फॉरेन कैपिटल आएगी। फिर टेक्नोलॉजी, ज़रूरी नहीं है जो USA में टेक्नोलॉजी चलती है वैसी ही इंडिया में चलती है। इंडिया की टेक्नोलॉजी अलग है। अगर हम इंडिया की टेक्नोलॉजी USA में लेके जाएंगे तो इससे USA को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? उन्हें नई तकनीक देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ फिर मशीनरी और इक्विपमेंट्स, जहाँ इंडिया से हमारे जो मशीनरी हैं, इक्विपमेंट्स हैं नए नए, वो लेके आएंगे। ठीक है, तो इससे होस्ट कंट्री को फ़ायदा होगा। और साथ में मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम किस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे किसी अन्य देश में जाके, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी इन स्किल्स को सीखेंगे। और द मेन थिंग वहाँ पे क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब हम वहाँ पे जाके निवेश कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों को भी क्या करेंगे? हम हायर करेंगे ना अपने यहाँ काम करने के लिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे तो है नहीं कि हम 100% मैन पावर इंडिया से ही लेके जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमें क्या करना पड़ेगा? USA के लोगों को भी हायर करना पड़ेगा काम करने के लिए, जिससे जो होस्ट कंट्री है उसका भी क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगी।
अब आया समझ में कि इंडिया क्यों इतना ज़्यादा इंक्रीज करती है कि 1991 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है तब से इंडिया क्या करती है, हमारा भारत क्या करता है, इंक्रीज करता है। किस चीज़ के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हमारे देश में दूसरी कंट्री करे, ताकि वहाँ के जो रिसोर्सेज, वहाँ की टेक्निक्स, वहाँ की मैनेजमेंट स्किल्स वो हमारा इंडिया के पास सीख सके, हम यहाँ पे सीख सके और साथ ही साथ हमारे देश में रोजगार में वृद्धि हो। आपने देखा होगा कितनी एमएनसीज आके काम कर रही है इंडिया में, और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इंडिया के ही हैं और उन एमएनसी में वर्क कर रहे हैं। तो इससे देश का रोजगार, इंडिया का रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर कोई फॉरेन कंट्री हो आके अगर निवेश करती है होस्ट कंट्री में तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड। किसको? होस्ट कंट्री को। आई होप क्लियर है। और एम्प्लॉयमेंट तो आपने देखा ही होगा, मैंने ही अभी बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं परसेंटेज जो आपके रोज़गार का है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। आजकल जो आप देखे होंगे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमें एमएनसीज में प्लेसमेंट मिले। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनको भी यही लगता है कि हमारा ग्रोथ होगी इसमें, हम नई टेक्निक सीखेंगे, फॉरेन में जैसे काम किया जाता है वो हमें इंडिया में सीखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं होस्ट कंट्री के लिए, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। आई होप होम कंट्री को क्या लाभ होते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई से, होस्ट कंट्री को क्या लाभ होते हैं, अच्छे से क्लियर है? टेल मी स्टूडेंट्स क्विकली, क्लियर है कि नहीं है? आई होप अच्छे से क्लियर है, राइट? अब हम क्या बात कर सकते हैं लिमिटेशंस की। मुझे लिमिटेशन पढ़ना, मैं लिटरली बताऊं, सबसे गंदा लगता है। मतलब आप सोचो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक लाइक एफडीआई, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरी चर्चा कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ये होम कंट्री के लिए भी, होस्ट कंट्री के लिए भी, पर लास्ट में आके क्या इसकी भी कमियां निकल जाएगी? मतलब मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई ऐसी टर्म होगी कि जिसकी कमियां ना हो, पर क्या कर सकते हैं, कमियों को पढ़ना भी ज़रूरी होता है, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं अब इसकी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी हम को, इसकी भी क्या क्या कमियां, लिमिटेशंस, कॉस्ट होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। होम कंट्री और होस्ट कंट्री दोनों को ही कुछ कुछ नुकसान होता है इससे, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं होम कंट्री को क्या नुकसान होता है, क्या कॉस्ट उनको देनी पड़ती है होम कंट्री को, यानी जो पैसा लगा रही है उस देश को। अगर इंडिया यूएसए में पैसा लगा रहा है, निवेश कर रहा है, तो इंडिया को क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है, देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक नुकसान तो झेलना पड़ेगा होम कंट्री को कि रोजगार में उसके परसेंटेज में कमी आएगी। पूछे क्यों? मान लीजिए इंडिया की एक कंपनी है बाटा, वो इंडिया में एग्जिस्टेंस है, काम कर रही है। अगर वो इंडिया में ही अपनी सहायक कंपनी खोल लेती तो रोजगार बढ़ता कि नहीं बढ़ता? इंडिया का बढ़ता। लेकिन अगर वो विदेश में जाके खोल रही है, अपनी ब्रांच इंडिया में नहीं खोल रही है, तो उससे रोजगार तो उसका यूएसए का बढ़ेगा, इंडिया का थोड़ी ना बढ़ेगा। तो इससे रोजगार में क्या आई है? कमी आती है। किसके? जो होम कंट्री है वहाँ के एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी परसेंटेज में कमी आती है या आ सकती है, ठीक है। और एक आपका फॉरेन करेंसीज का, मान लीजिए कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें करंट अकाउंट में क्या होती है? आपकी कमी उत्पन्न होती है। अब कैसे होती है कि जो करंट अकाउंट पोजीशन है होम कंट्री का वो सफ़र करता है एफडीआई की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। मान लीजिए अगर बाटा की सब्सिडरी अगर इंडिया में खुलती तो उससे क्या होता? वो इंडिया में सामान बना के क्या करती? दूसरे देशों में बेचती, ठीक है। तो इससे इंडिया के एक्सपोर्ट में, इंडिया के निर्यात में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती और यहाँ पे फॉरेन करेंसीज ज़्यादा आ पाती। अब अगर वो दूसरे देश में ही बना के और दूसरे देश से बेचेगी तो उस देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, इंडिया का नहीं बढ़ पाएगा। तो ये दोनों नुकसान जो है वो किसको झेलना पड़ेगा? जो होम कंट्री जो दूसरे देश में निवेश कर रही है उसको झेलना पड़ सकता है, ठीक है। और सेकंड है आपका फिर होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा ये भी देख लेते हैं।
अगर इंडिया यूएसए में जाके क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, तो इससे यूएसए को बेनिफिट तो बहुत मिल रहे हैं, साथ ही साथ उसको कुछ कॉस्ट भी उठानी पड़ेगी। अब वो क्या हो सकती है, देखिए पहले क्या मतलब अगर इंडिया की कोई कंपनी जा रही है तो ऑफ कोर्स अगर वो वहाँ पे जाके निवेश कर रही है तो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड है उसकी, मतलब स्किल्स बहुत ज़्यादा है बिजनेस रन करने की, राइट। तो अब अगर वो यूएसए में जाके कर रही है बिजनेस, तो जो यूएसए के ऑलरेडी एग्जिस्टेंस सेम बिजनेस है, क्या उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनके लिए क्या होगी, प्रतियोगिता बन जाएगी, क्योंकि एक नई जो नया बिजनेस है वो मार्केट में आ जाएगा किसी और विदेश का, दूसरे देश का, जिससे क्या होगा, यूएसए का जो लोकल मार्केट है, वहाँ के जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बिजनेस हैं, उनके लिए एक और प्रतियोगी बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया की कंपनी सेम आके वहीं पे वो काम करने लग जाएगी। तो उनके लिए ये भी एक नई मतलब नई कॉस्ट उठानी पड़ेगी उनको, कि यार पहले से तो इतने कंपटीटर थे, अब ये दूसरे देश से और आके कंपटीटर बैठ गया, ठीक है। तो ये नुकसान होस्ट कंट्री को झेलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपका किस पे, बीओपी के। यूएसए का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन है उस पे नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा, जैसे हमने देखा था कि अगर इंडिया की कंपनी जाके यूएसए में निवेश करेगी तो जो कैपिटल गुड्स है वो कहाँ से मंगवाएगी, इंडिया से मंगवाएगी। तो इंडिया के लिए तो ये एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन यूएसए के लिए तो ये इंपोर्ट हुआ है, आयात हुआ है, उनको तो खरीदना पड़ेगा, अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, जिससे उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उनकी रिजर्व उनकी जो करेंसी है वो दूसरे देश में जा रही है, क्योंकि उनको क्या करना पड़ रहा है, कैपिटल गुड्स का आयात करना पड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना, बताओ जल्दी। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या नुकसान है जो होस्ट कंट्री को उठाने पड़ सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, जैसे हमारी इंडिया है, वहाँ पे अगर कोई विकसित देश यूएसए यूके के इन्वेस्टर्स क्या आके अगर निवेश करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी वहाँ पे चाहेंगे कि हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो कार्य करे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पॉलिसीज़ जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्टेंस पॉलिसीज़ हैं बिजनेस रन करने की, इंडस्ट्रीज चलाने की, उनके बारे में वो बोलेंगे कि आप हमारी तरीके से पॉलिसीज थोड़ी बनाओ, यानी जो इंडिया की सरकार की प्रभुसत्ता चल रही है उन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलपिंग है तो वो चाहेगी कि हाँ भाई हमारे देश में तो निवेश होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो आपकी होम कंट्री है वो होस्ट कंट्री पे दबाव डाल सकती है कि आप हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाओ, जिससे क्या होस्ट कंट्री को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्री है अगर उनमें निवेश हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादा सुनेगी ही नहीं, राइट। बट जो डेवलपिंग है वो तो बेचारी चाहेंगी कि हमारे यहाँ पे निवेश हो, लेकिन हो सकता है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट उनको झेलना पड़ सके। आई होप क्या बेनिफिट्स होम और होस्ट कंट्री को है, क्या कॉस्ट होम और होस्ट कंट्री को है, सब मैंने अच्छे से पॉइंट वाइज डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेना और फिर एक बार क्लास में समझना, क्लास लगाना और फिर इनको रिवाइज करना, आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक। तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, ये जो यूजीसी नेट की वेबसाइट है यहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो वेबसाइट पे जाने की लिंक है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, हर एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये सोशल साइट्स बने हुए हैं फिलर फॉर्म की, अगर कोई भी क्वेरी अपडेट आपको चाहिए हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।